अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 113 हमने पिछला जो मैंने रोका था उस पर एंड कर दिया है और हमने ऑफिशियली अब 114 शुरू कर लिया है, मिक्स टॉपिक्स। ठीक है जी। तो इसमें अब हम वन बाय वन ये कुछ चीज़ें करते चले जाएंगे। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, पर फ़िलहाल आप लोग ज़रा तशरीफ़ लाएँ। कंसोलिडेशन के ऊपर वॉल्यूम 1 लाए हुए हैं ना, मैंने मैसेज करवाया था कि वॉल्यूम 1 लेके आना है आप लोगों ने। अच्छा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पेंडिंग रह गया था इसमें। अब पहले तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, मैं वो सफ़ा नंबर ही नहीं लिखा हुआ। अगर ज़रा आप लोग ढूंढें मेरे साथ मिलकर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट शुरू वाले पेजेस में, कंसोलिडेशन में एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जिसमें एक सवाल के अंदर एडजस्टमेंट को पेंडिंग भी किया था ना हमने, तो वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक टेबल बना होगा, उसके अंदर होगा वो। मैंने आज सुबह ही देखा है, नमाज से पहले जब मैं बैठा हुआ था, चीज़ें देख रहा था। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। ये जो क्रॉस लगा हुआ है ना, इसको क्रॉस को अब हटा दें। ठीक है। पहले वो सोचा था कि चलो ठीक है रहने दो, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा था कि रहने दो। ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, द कॉस्ट द एक्वायर एक्सपेक्ट्स। अच्छा, ये होता क्या, पहले ये सुनो। मिसाल के तौर पे हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया और हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी एक प्रोडक्शन लाइन ही उड़ा देंगे या एक जगह से इसके ऑपरेशंस ही बंद कर देंगे। इसको क्या कहते होते थे वैसे? रीस्ट्रक्चरिंग। IAS 37 में पढ़ी थी हमने। ये उस वक्त इसलिए छोड़ी था, IAS 37 नहीं ना पढ़ा हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सोचा कि हम इसकी प्रोडक्शन लाइन उड़ा देंगे। अब अभी ये सोचा है, किसी को बताया नहीं है। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। सवाल ये है कि अगर पेज नंबर नहीं मिल रहा, कंसोलिडेशन वॉल्यूम इसी में ही 2 में ही है, अभी वॉल्यूम 2 में ही है, इसको करके फिर वॉल्यूम 1 में जाते हैं जी। पेज नंबर 26। वॉल्यूम 2 का स्टार्ट आ गया ना, जब नया नया वॉल्यूम 2 आया था, कंसल्टेंसी शुरू की थी। याद करो, वक्त गुजर गया, जिंदगी ऐसे ही गुजर जानी। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हमने सब्सिडी को एक्वायर किया है और हमने एक डिसीजन ले लिया है कि हम इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो फ्यूचर में कुछ कॉस्ट एक्सपेक्टेड हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन एक्सपेक्टेड कॉस्ट को हम एक्सपेंस डेबिट एजाज भाई और वर्किंग 1 क्रेडिट कर दें? एक्सपेंस डेबिट वर्किंग 1 में, सॉरी, और लाइबिलिटी क्रेडिट, रिस्ट्रक्चरिंग की क्रेडिट कर दें? क्या वर्किंग 1 में इसको ले आएँ? उसका जवाब नो ना कह दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका जवाब ये है कि अगर कम्युनिकेट हो गया है तो फिर शायद करना पड़ जाए, लेकिन पहले उसूली बात पढ़ो यहां से। द कॉस्ट द एक्वायरर एक्सपेक्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी एक्सपेक्टेशन है, बट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू इनकर इन फ्यूचर टू एग्जिट एन एक्टिविटी ऑफ एन एक्वायरी। सब्सिडरी की कोई एक्टिविटी खत्म करने के लिए कोई पेरेंट जो है, पेरेंट वो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कॉस्ट। ठीक है। टू एग्जिट द एन एक्टिविटी ऑफ एन एक्वायरी, द कॉस्ट द पेरेंट, ऐसे जरा इजी हो जाएगा। ठीक है। द कॉस्ट द पेरेंट एक्सपेक्ट्स बट इज नॉट obliged टू इनकर इन फ्यूचर टू एग्जिट एन एक्टिविटी ऑफ अ सब्सिडरी और टू टर्मिनेट द employment of or relocate an acquiree's employees are not liabilities at the acquisition date। ठीक है। इसका मतलब हमने इसको वर्किंग 1 में लेकर नहीं जाना। ठीक है। आगे कहता है, आगे जो भी कहता है, पढ़ने आए हैं, ये तो नहीं कि सारा ही पढ़ देंगे हम हैं। दिस इज बिकॉज अ प्लान टू रिस्ट्रक्चर a subsidiary after an acquisition cannot be a liability at the acquisition date. Plan to restructure a subsidiary after acquisition is not
a liability at the date of acquisition. For there to be a liability and for a provision to be recognized, there must have been a past obligating event. और वो आपको पता है past obligating event हुआ करता था ऐलान अनाउंसमेंट, वो अगर हो गई होती तो अलग बात थी. This can only be the case if subsidiary was already committed to restructuring before the acquisition. ठीक है, तो यहाँ पे यूँ लिख लें, इसको ज़रा यूँ कर लेते हैं. ठीक है, इसको ज़रा बेहतर करते हैं. असल में कहानी क्या है, एक्सपेक्ट्स ऊपर है और आ प्लान है, तो ये कैन नॉट बी आ लाइबिलिटी. बात सिर्फ इतनी सी है. ठीक है, अब इसको यूँ कर लें, फॉर देयर टू बी लाइबिलिटी and for provision to be recorded, there must have been a past obligating event, that is क्या होगा, अनाउंसमेंट. हाँ वही अनाउंसमेंट कर दें, दैट इज अनाउंसमेंट. ठीक है जी. अगली बात, लाइबिलिटी कैन बी रिकॉर्डेड, यूं लिख लें, लाइबिलिटी कैन बी रिकॉर्डेड, liability can be recorded if the subsidiary was already committed to restructuring before the acquisition and subsidiary has not recorded it in its books. मतलब क्या भाई साहब, सब्सिडी ने पहले से ही कमिटमेंट कर रखी थी, अनाउंसमेंट कर रखी थी, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन रिकॉर्ड भी की हुई थी, तो भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. मसला क्या है, ये स्पेसिफिक इस केस के अंदर हमने एक कंपनी को एक्वायर किया, हमने कहा यार ये लोग तो ऐसे ही, ये वाला काम ऐसे ही है, इसको खत्म कर दो. हमने फैसला किया कि इसको बंद कर दें. अब हमने एक्विजिशन के बाद ये कॉस्ट इनकर करनी है, एक्सपेक्टेड है, अभी प्लान है, अभी कमिटमेंट कोई नहीं है क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं है, तो आपने इसकी लायबिलिटी को बुक एक्विजिशन डेट के ऊपर नहीं करना, यानी वर्किंग वन में जो ले जाते थे ना हम. अच्छा ये डिफरेंट है. एक हमने अभी पढ़ा था, हमने कहा था सब्सिडरी के खिलाफ केस हुआ पड़ा है, सब्सिडरी के खिलाफ केस हुआ पड़ा है, सब्सिडरी ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे. स्टैंडर्ड कहता था ये वाला इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, तो हम उसकी एंट्री करते थे एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट. कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते थे यहाँ पे. ठीक है ना, ये और चीज है, ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात, एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स. ठीक है, तो अब कहानी ये बच गई. जी जी बिल्कुल, एक्सपेंसेस वगैरह लॉसेस नेगेटिव साइन के वर्किंग वन के साथ वर्किंग वन में जाते थे. ये भी अगर रिकॉर्ड होता तो एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट होता. लेकिन कह रहे हैं ये मत करो, ये मत करो, सब्सिडरी को एक्विजिशन के बाद रिस्ट्रक्चर करना है, इसलिए कोई लायबिलिटी नहीं है. और अगर सब्सिडरी ने पहले से कमिट किया होता और उसकी एंट्री भी की होती तब भी हम कुछ ना करते, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था. ठीक है, सही है ना, हमने कुछ नहीं करना. तो द कॉस्ट द एक्वायरर एक्सपेक्ट्स बट इज नॉट ऑब्लाइज्ड इन फ्यूचर टू एग्जिट एन एंटिटी टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट लायबिलिटी. ठीक है, दिस इज बिकॉज अ प्लान टू रिस्ट्रक्चर कैन नॉट बी अ लायबिलिटी एट एक्विजिशन डेट. फॉर लायबिलिटी टू बी एट द एक्विजिशन डेट, फॉर देयर टू बी अ लायबिलिटी देयर मस्ट हैव बीन अ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, जो कि अनाउंसमेंट हो सकता था. लायबिलिटी कैन बी रिकॉर्डेड इफ सब्सिडरी वॉज ऑलरेडी committed to a registration before acquisition and subsidiary has not recorded it in its books. ठीक है जी, ले इसको ज़रा देखें, देखने के बाद फिर तशरीफ़ लेके आएँ. पेज 255 पे. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे करीब एक और सफ़ा भी है 27, इसके ऊपर भी ज़रा एक चीज़ देखते चलें, उसके बाद ही फिर चलते हैं. ठीक है ना, यहां पर आपको मैंने कहा था कि अगर ये क्या है जी, कंटिंजेंट कंसीडरेशन क्या थी, कुछ याद है? हमने कहा था अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको मजीद पैसे देंगे. सेनेट ने कहा था इसका अंदाज़ा लगाओ और अंदाज़ा लगाकर एंट्री करो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट. ऐसे ही है, प्रोविजन की तरह से रिकॉर्डिंग कर लो. ये एंट्री याद है? कुछ यादें ताज़ा होंगी, बाकी रिवीजन में ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी. ठीक है, जब आप बैठोगे रिवीजन करने.
तो इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू निकालते थे कंटिंजेंट कंसीडरेशन की, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेबल को मैंने कहा था सिर्फ पेबल लिख दो, पेबल क्रेडिट, ठीक है, तो सही है, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाती थी और ये लायबिलिटी में नजर आती थी। और फिर मैंने आपको कहा था ये एंड पे जाकर आप वर्सेज कैलकुलेशन पे गुजारो, जैसे ये एग्जांपल हमारी थी 5.2 पे हमने इसको रिकॉर्ड किया था और फिर ये एंड पे ये 4.1 पे चली गई थी, तो हमने कहा था 1.1 से इसको कम कर लो और फिर उसकी एंट्री की थी पेबल डेबिट और पीएनएल या सीआरई क्रेडिट 1.1 से, और अगर ये बढ़ जाए तो इसकी उलट हो जानी थी, ठीक है। ये सारी बात आपको पता है, लेकिन आपने उस वक्त IAS 37 नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए आपको इस बात के ऊपर गौर नहीं करवाया गया था। IAS 37 तो ये कहता है कि आपने प्रोविजन तब रिकॉर्ड करनी है अगर प्रोबेबल हो, अगर प्रोबेबल हो, लेकिन IFRS 3 और 10 कहते हैं ये जो आपने सब्सिडरी की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से फ्यूचर में पैसे देने का वादा किया है, अगर ये प्रोबेबल ना भी हो तब भी इसकी एंट्री करनी है। ये एक फर्क था इस पेज के ऊपर, तो ये लाइन यहां लिखी हुई है। रिकॉर्डिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो डिस्क्लोज होती थी, ये क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज परचेज कंसीडरेशन इवन इफ आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। इससे धोखा ना खा जाना कहीं पर, यानी कि जो पढ़ा था जैसे किया था वैसे ही करना है। अगर कंसोलिडेशन के सवालों के अंदर वो ये कह दे कि हमने वादा किया है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी करेगी तो हम इतने पैसे देंगे, उसकी फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट करो, फिर ईयर एंड पे उसको रीमेजर भी करो और जब पेमेंट करो तो पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करो। ये एंट्रीज जैसे ही हैं। इवन सवाल में ये भी लिख देना कि इसका आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, धोखा ना खा जाना। अब IAS 37 पढ़ा हुआ है आपने, जब ये लाइन देखोगे तो आप कहोगे यार इसको रिकॉर्ड नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, IAS 37 को अलग रखना। IFRS 3 और 10 यहां पे ये कहते हैं कि चाहे प्रोबेबल नहीं भी है, पॉसिबल भी है, तब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं करो, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये एक लाइन भी यहां से रहती थी, उस वक्त नहीं पढ़ा सकते थे, ठीक है जी। तो ये कंटिंजेंट को छोड़ो, लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, लायबिलिटी शैल बी रिकॉर्डेड इवन इफ आउटफ्लो इज, बस इतनी सी बात ये याद रह जाएगी। अब ये एक पॉइंट था ये जो हमने पढ़ा, ये भी ज़रा यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ। एक तो हमने पेज 49 पे 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है, इससे पहले ज़रा इसी के अंदर 2 काम और भी हो गए जी। पहला काम क्या किया जी, मैंने आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट बताया, ये पेज कौन सा था, ये ऐड कर ले हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पेज 26। उसके बाद उसके साथ ही ना आपने अब इसके साथ कुछ पास पेपर्स देख रहे हैं। और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, पेज नंबर 27 पर पॉइंट नंबर पेज 27 का वो कौन सा पॉइंट था जिस पे जाके लिखवाया अभी पॉइंट नंबर 6, ऐसे करके लिख लेना ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके डन। ये थोड़ा सा एडिशन डिलीशन तो अब होता रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें करनी तो है, लेकिन कोई एडिशनल अगर सामने आ जाएगी तो फिर वो माफ़ी नहीं है, जो जहन में सुबह जो देखी गुजरी अब वो सामने आती गई तो वो होती जाएंगी साथ साथ, तो इसलिए ये देर सवेर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये फिर कल पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे जो बच गया। लेक्चर 114 हमारा इंशाल्लाह सिर्फ 1 घंटे का ही होगा, हमने क्लास को एंड करना है 12 बजे तक, 1 सवा 1 घंटे का, उसके बाद इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब आप आएँ तशरीफ़ का टोकरा लेकर, पास पेपर 255 पेज पर है, पास पेपर 4 का पॉइंट 3। वो तो इधर नहीं ना होगा, वो तो कंसोलिडेशन वो अगले चैप्टर में होगा, IAS 28 में जी। वही मैं कहूँ, मैंने इधर देखो करीबी पढ़ा हुआ था, यहीं पे पढ़ा हुआ था, यहीं से देख के गया था जी बेटा। पेज नंबर 255 पर पॉइंट नंबर ये देखें, इसको हमने क्या लिखा था, इग्नोर, ठीक है। आज इग्नोर नहीं, आज इसको पढ़ेंगे। आज चूँकि हमने अब बजा दे, छोटी मोटी चीज़ें ऐसे रही होती हैं बेटा, हैं पर्चे के अंदर वो कोई आ जाए तो फिर ना उस्ताद खुद को माफ़ करे ना बच्चे उस्ताद को माफ़ करे, ठीक है। वेरी इजी पॉइंट, पढ़ें। अपॉन डू नॉट इग्नोर, वैसे इग्नोर उसूली तौर पे इग्नोर ही है, लेकिन अब पता लग गया क्यों। अपॉन एक्विजिशन HL कौन है, HL कौन है, पेरेंट, ठीक है। HL हैड अ प्लान टू रिस्ट्रक्चर ML सब्सिडरी, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन, प्लान है इनका टू रिस्ट्रक्चर,
समझ आ रही है? अपॉन अप टू 31 दिसंबर 20 ML हैज इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड। अच्छा, अब हम एक्विजिशन कब कर रहे थे? 1 अप्रैल को हमने एक्वायर किया था और HL का पेरेंट का प्लान है कि इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। इसका मतलब उन्होंने शुरू कर दिया होगा। वो कह रहा है 31 दिसंबर 2020 तक ML ने प्लान के मुताबिक इनकर भी किया और रिकॉर्ड भी किया 70 मिलियन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एज पर HL's प्लान। लेकिन ये बताओ, क्या अपॉन एक्विजिशन ऐसी कोई बात बताई जा रही है कि उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है ऑलरेडी? वो तो HL के प्लान की वजह से उन्होंने HL के प्लान के हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग की है सब्सिडरी ने बाद में, और ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि ये कम्युनिकेट हो चुका है। इसलिए बहुत सिंपल, ये जो बस इसको तो इग्नोर करना था, इसकी क्या वर्किंग करनी है, तो सिर्फ क्या होना है जी, इग्नोर। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, एक्सपेक्टेड कॉस्ट को क्या किया हमने, इग्नोर। ठीक है, ये कॉस्ट इनकर हुई है, ये इस साल में आ गई होगी ना भाई, एक्विजिशन डेट के ऊपर नहीं है, वर्किंग वन को हिट नहीं करेगी, नहीं कुछ भी वो किया हुआ है उसने, उसकी एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका होगा, उसकी लायबिलिटीज में ये लायबिलिटी आ रही होगी, अगर पे नहीं की और कर दिया तो कैश क्रेडिट हो चुका होगा। हमारे पास क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट्स पड़ी हैं, ये 31 दिसंबर की बैलेंस शीट्स हैं। 31 दिसंबर तक इसकी RE के अंदर ये एक्सपेंस निकल चुका होगा 70 का, और कैश पे हो गया तो कैश इतने से कम हो चुका होगा, नहीं तो पेएबल इतने से स्टैंड हो रहा होगा। ये सब कुछ हुआ पड़ा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है, ना हुआ होता तो फिर देखते, ना क्यों होगा, वैसे वो फिर सेपरेट की गलती होगी और इसकी गलती होगी, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती सही करेंगे। वर्किंग वन को फिर भी हिट नहीं करवाना। वर्किंग वन को हिट कराने का मतलब क्या है, गुडविल को छेड़ रहे हैं आप, गुडविल को नहीं छेड़ सकते आप, क्योंकि ये प्लान है इनका जिन्होंने एक्वायर किया था कि हम इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगर हो सब्सिडरी को रिस्ट्रक्चर करने की एट एक्विजिशन डेट, तो उसको आपने नहीं वर्किंग वन में लेकर जाना। ठीक है, हाँ अगर कोई कमिटेड कॉस्ट थी, जैसे मैंने ये बताया भी है, उन्होंने कर ली है बाद में, तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्विजिशन डेट के ऊपर कुछ नहीं था, बाद की वहां बाद में अगर इन्होंने ये ना किया होता तो फिर हम इसकी सेपरेट की गलती समझते हुए इसको रिकॉर्ड कर लेते और कुछ ना करते। ठीक है, अच्छा अब इसी से जी उधर ही जा रहा हूं, इसी से मिलती जुलती चीज हमने पढ़ी थी, फिर कभी नहीं आज है, आते हैं तुम्हारी तरफ। ये सबसे पहले आए इधर, पॉइंट नंबर 3 का 2 था, नहीं वो तो था ही, कंटिजेंट लायबिलिटी वाला किस में था, नहीं तो कंटिजेंट एसेट था। मैं देखता हूं, मैं लिख के लाया था, क्लोज आउट उसी पास पेपर 1 में था, पास पेपर नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, ले जी आ गया ये पॉइंट। जी बच्चों, इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट के अंदर और चीज थी। अब मैंने क्या बताया आपको, रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान है। अभी यहां पे क्या आया है, अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 90 एज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी। अब ये क्या था, कंटिजेंट लायबिलिटी चूंकि होती डिस्क्लोज्ड है तो ये डिस्क्लोज्ड एस की किताबों में, लेकिन IFRS 3 और 10 ने कहा कंटिजेंट चाहे डिस्क्लोज्ड है, हम तो इसको फेयर वैल्यू पे लगाकर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने इसकी फेयर वैल्यू देखी, वो कितनी थी, हैड एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 60। ठीक है, तो हमने एंट्री की लायबिलिटी डेबिट, सॉरी एक्सपेंस डेबिट इन वर्किंग वन, याद आ रहा है, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ये किया था ना, इंशाल्लाह देखोगे तो यही हुआ था। ठीक है, ये वर्किंग वन को हमने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि ये केस डिफरेंट था। ये एक्सपेक्टेड वाली वो कॉस्ट नहीं थी कि जो HL ने, जो पेरेंट ने फैसला किया कि रिस्ट्रक्चर करेंगे, ये इनके खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है और उसकी कंटिजेंसी इन्होंने डिस्क्लोज की हुई थी। हमने कहा नहीं, इसको फेयर वैल्यू पर लेकर आए। अब ये आपने सवाल नहीं किया हो तो आपका कसूर है। ठीक है, तो किया हुआ तो ये एंट्री याद होनी चाहिए थी आपको कि इसकी एंट्री हमने की थी एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, फिर अगली बात हमने कही थी, जो काम, ये वो वाला काम था, जो काम हम कर चुके एक्विजिशन डेट पर, अगर सब्सिडरी भी वही कर दे तो उस सब्सिडरी वाले काम को रिवर्स कर देना है। अब वो कहता है सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन सब्सिडरी ने 40 मिलियन की रिकॉर्ड कर ली, उन्होंने कहा इसको तो रिवर्स करो, तो लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट किया था हमने। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट मामला था। ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी थी, वो क्या है, वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, और ये क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। मामला चल रहा है ऑलरेडी, पास्ट इवेंट हुआ पड़ा है, इनके खिलाफ केस चल रहा है, तो हमने कहा था डिस्क्लोज भी है तो हम इसको कंसोलिडेशन करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां पे
IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स थे, ये प्रूडेंस की तरफ गए और प्रूडेंस की तरफ जाते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूचर के एक्सपेंस को आज ही बुक कर लो। ठीक है, सही है। जब एसेट्स की बारी आई तो इन स्टैंडर्ड्स ने, कंसोलिडेशन वालों ने कहा यहां भी हम प्रूडेंस का ख्याल रखेंगे, और एसेट के केस में उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड मत करो, इसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, इधर आओ फिर। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे जगह बनाऊँ मैं, यहाँ पर के बना लूँ जगह। ये पढ़ो जी अब ऊपर वाला पॉइंट। जी बेटा ऊपर वाला पॉइंट पढ़ें। A contingent asset of 50 million as disclosed in, ये contingent asset भी disclosed ही होता है, in HL's financial statements which had an estimated fair value of 15 million at year end, this contingent asset disclosed in, परेशान करने के लिए बिल्कुल वैसे ही बनाया उसने। कंटिजेंट लायबिलिटी ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू 15 है, सॉरी हाँ 50 पर डिस्क्लोज है, इसकी फेयर वैल्यू 15 है और ईयर एंड पे इसको डिस्क्लोज किया उन्होंने, वैसे ही बनाने की कोशिश की बात इसने। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं एसेट के केस में प्रूडेंस ये है कि इसको सिर्फ प्रॉबेबल होने के ऊपर, लायबिलिटी तो प्रॉबेबल होने के ऊपर भी हम जब रिकॉर्ड, उधर प्रूडेंस की तरफ गया, उसको कहा, उसने कहा नहीं 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 लायबिलिटी है इसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन एसेट की तरफ कह रहा है वर्चुअली सर्टन हो तो फिर तो ठीक है, वरना इस तरफ वो नहीं आते स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब अगर कंटिजेंट लायबिलिटी आ जाए कभी सवाल में तो वो डिस्क्लोज्ड भी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेशन करते हुए, लेकिन अगर कंटिजेंट एसेट आ जाएगा तो प्रूडेंस का मुजाहरा करते हुए स्टैंडर्ड्स कहते हैं इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, क्योंकि क्या है, डिस्क्लोज्ड। इसकी फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है, 15। अब आपका दिल कर रहा है 15 से आप एंट्री कर लें एसेट डेबिट और वर्किंग वन क्रेडिट, जैसे पीछे करके आया लायबिलिटी वाला। IFRS 3 कहते हैं नहीं, ये एसेट है, एसेट केस में प्रूडेंस का ये तकाजा है कि जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने नहीं हिट करना, डू नॉट हिट, हाँ वर्किंग 5 की आदत पई हुई है कि ना कह देना डू नॉट हिट वर्किंग 5 वही हमारी आदत तो वही थी ना। ठीक है, तो डू नॉट हिट वर्किंग 1, वर्किंग 1 को हिट नहीं करना, वर्किंग 1 मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट को। ओके डन, तो फिर कभी नहीं होगी बात, और इग्नोर तो इसको भी करना है। तो दो चीज़ें इग्नोर हुआ करेंगी, एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट, दूसरा कंटिजेंट एसेट, और नहीं जो इग्नोर होगी वो क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। तो मैंने अब इसके साथ आपको दिखाया, पास्ट पेपर कौन सा देखा था एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए, मैं खुद ही लिख लेता हूँ जी। पास्ट पेपर 4 का 3 देखा था हमने, ठीक है जी। और उसके बाद साथ ही मैंने आपको कुछ और भी पास्ट पेपर दिखा दिए जो इनसे हटकर ही थे लेकिन कंसोलिडेशन में थे। पास्ट पेपर 1 का हमने देखा, पास्ट पेपर 1 का कौन सा पॉइंट था, 1 का कौन सा था जो सिर्फ देख के आए थे, 4 ही होगा ना फिर, पॉइंट 4 हो गया। और पास्ट पेपर 3 का पॉइंट, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हमने कर ली ज़रा, ये साथ ही इसके। ओके, अभी जो असल काम है पेज 49 पे, इसके ऊपर लिखा हुआ उससे भी आ जाए, कहना मैं नहीं उत्ते जाना, तो सुकून कि में आए हैं। इसे कितना पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, ज़ाया ना कर देना आप इसको। ठीक है, ये देखो कितनी मेहनतें की हुई हैं आप लोगों ने। अच्छा जी, आए ज़रा पेज नंबर, भागता नहीं है आज, देखा आज घूमो फिरो। एक मिनट ज़रा, पहले पेज नंबर 20, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मिस हुआ पड़ा है, इसको भी देख लें।
देखें बेटा, इन डेफिनेशन को पढ़ लेना क्योंकि अब स्टैंडर्ड साथ नहीं जाते, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। बिजनेस कम्बिनेशन क्या होता है, ग्रुप, पेरेंट, सब्सिडरी, कंट्रोल, एक्विजिशन डेट, एक्वायरी, एक्वायरर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेट एसेट्स, प्री पोस्ट, एनसीआई। एक होता है, मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी की जो हम एक्विजिशन करते हैं, सब्सिडरी की जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसको एक्विजिशन मेथड कहते हैं, और जो एसोसिएट की करते थे कंसोलिडेशन में, वो इक्विटी मेथड था। एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला भी पेंडिंग है हमारा, पेज नंबर 23 के ऊपर, ये लास्ट पॉइंट है। वो कहता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आर दोज प्रेजेंटेड बाय एन एंटिटी इन विच पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट्स इस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट, जैसे हमें सवालों में आती थी, और इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 और यूजिंग इक्विटी मेथड। ओ, जैसे आपको कहा था ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को वो कॉस्ट पे भी रख सकता है, फेयर वैल्यू भी रख सकता है, इक्विटी मेथड भी लगा सकता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सब्सिडरी को भी पेरेंट जो है इन तीनों पर रख सकता है। ये किसी एमसीक्यू में ना आ जाए, ठीक है। ये एक पॉइंट पेंडिंग था क्योंकि उस वक्त एसोसिएट भी नहीं किया था, फिर एसोसिएट की अकाउंटिंग वहां पे जब हमने सीख ली तो उसके बाद ये पॉइंट पढ़ लेना चाहिए था। खैर चलें, अब पढ़ लिया, देर आयद दुरुस्त आयद। पेरेंट जो है वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पेरेंट जो है वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी को कॉस्ट पे रख सकता है, IFRS 9 के तहत भी रख सकता है, और इक्विटी मेथड भी। IFRS 9 वही FETPL या FET-OCI, ठीक है ना। अरे छोटी छोटी चीज़ें, आप कोई MCQ आ जाए यहाँ से, हम छोड़ ही बैठे हों, तो इसलिए आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जो आप लोगों ने मुझे कल का दिन दे दिया। इंशाल्लाह कल मैं आपको चीज़ें ख़त्म करवा दूँगा इंशाल्लाह। अब मैं तसल्ली से एक बार फिर, जो मेरी तसल्ली जहाँ पे नहीं हुई वहाँ से भी करके गुजर जाऊँगा ना एक बार, तो फिर मुझे होगा यार चलो अब ये टॉपिक सही है, आपको ओके है, डन है, ठीक है। अच्छा जी, साथ ये भी बता दो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी को ना बेटा ना एक्विजिशन मेथड के तहत अकाउंट फॉर करता है। ये एक्विजिशन मेथड होता है। इक्विटी मेथड तो वो होता था कि जिसमें सिर्फ हम इक्विटी पे नज़र रखते थे। एक्विजिशन मेथड ये है लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को ऐड करते जाएं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये जहाँ से पढ़ाया भी था, एक्विजिशन मेथड, लाइन बाय लाइन एडिशन, ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो ये जो सब्सिडरी की अकाउंटिंग होती है वो एक्विजिशन मेथड है, पढ़ी हुई है, बस ज़हन से निकल गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका एक रहता था, यहाँ से इसको लगा लें यहाँ पे निशान। उसके बाद आए जी उस क्वेश्चन के ऊपर, वो जो क्वेश्चन में सारे जहान के डिविडेंड आए थे, 12, इतना मशहूर, इतना बार हमने किया, 12E 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 अक्सर आते थे, है ना। याद होगा कि डिविडेंड वाला सवाल 12 था। उसका पेज नंबर मुझे आपने बताना है। ये कौन से पेज पे हमने क्या काम किया है, ये अब देखो ना, अब चीज़ें, अब मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैंने अभी असल में तो ये काम करवाना है, अब जो सबसे पहले करना था वो एंड पे चला गया। ये काम किया हमने, ये काम किया हमने, ये काम भी कर लिया था, ठीक है ना। ये छोटे छोटे 4 काम किए थे, ये 3 पास पेपर्स हमने देखे थे, ओके। तो सही है, ये 4 काम कंसोलिडेशन करने, उसके बाद IAS 21 पे जाएंगे, फिर IFRS 15, IFRS 16, IAS 12। ये सारी चीज़ें वैसे लिखी तो हुई हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, जितना हो सका कर लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ऐसे ही छोटे छोटे। हाँ जी, कौन सा सफ़ा है? 49। तो ये जो अभी लिखा है ये कौन लिखवाएगा? नंबर 5 क्या किया हमने, पेज 23 पर लास्ट पॉइंट, ऐसे ही है ना, बस तो पता लग जाएगा कि वहाँ पे ये किया था जाके, ठीक है ना, एक चेक रहता है। अच्छा जी, अब कौन सा पेज है जी? 49।
आया क्या आया, आया क्या आया, आया क्या आया, हमारा 12वां सवाल आया क्या आया। ये देखो जी, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है एस डिक्लेयर्ड या प्रोपोज्ड या अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड, हो गया डिक्लेयर तो, अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ 10% ऑन, मिसाल के तौर पे 28 जून 2016। ठीक है, अब इसका मतलब क्या लेते थे आप कि जी डिक्लेयर हो गया है, पेड प्रपोज्ड, डिक्लेयर हो गया है तो प्रपोज्ड अनाउंस्ड हो गया है तो पेड है। हो नहीं सकता कि अगर ये डिक्लेयर हो तो लोग बैठे रहें घर पे, ठीक है। और अगर पेड है तो अकाउंटेंट भूलता नहीं है, पेड है तो रिकॉर्डेड भी है। तो हम इसको यूं कहा करते थे कि ये असल में ये है, ऐसा ही है कि ये पॉइंट अगर लिखा हो तो इसको हम क्या कहते थे, ये सिनेरियो ई बनता है हमारा पेड वाला। ठीक है, एक दूसरी स्टेटमेंट लिखें आप, एस डिक्लेयर्ड प्रोपोज्ड, काफ़ी है बस, ऊपर वाले तीनों आ गए, एस डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 28 जून 2016 बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय पी, पेरेंट ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या अज्यूम करें, पेड है? हाँ जी, ये मैं कह रहा था कि लाइन के बैगर ना बनना। डिक्लेयर्ड सर ने कहा था डिक्लेयर्ड का मतलब पेड ही होता है, और भाई वो आगे कह रहा है डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन इसे रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब ये पेड नहीं है। इसको क्या करना है, अज्यूम करना है इसको अनपेड, अज्यूम अनपेड है, और ये सिनेरियो नंबर डी बनेगा। देख लो वही था ना, पी हैज़ करेक्टली हाउएवर एस हैज़ नॉट, अच्छा सॉरी ऊपर है बहुत, यही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सी पढ़ रहा था, डी पे निशान लगा के सी पढ़ रहा हूँ, मैं कहा ऊपर तो लिखा हुआ है सी, वो असल में लाइन इसके ऊपर लगी थी, पी हैज़ एस हैज़ करेक्टली रिकॉर्डेड बट पी हैज़ नॉट येट, तो ये वो वाला केस बनेगा। ये दो लाइंस आपने लिख ली हैं पेज नंबर 49 पे, तो ये आपका काम हो गया। ठीक है, जो पहला करना था पेज 49 वॉल्यूम 2 के ऊपर आपने कंसोलिडेशन की दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ओके डन, लिख ली, नहीं लिखी हैं? मैं क्या लिख ली हैं, कहते नहीं लिखी, तो लिखो जल्दी करो। चल जी, कंसोलिडेशन में अब कोई और बात होगी तो वो कल होगी, आज की तो यही है। अब वॉल्यूम 1 में IS 21 ओपन करें, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी वाला स्टैंडर्ड जो था, मुझे बच्चे नहीं यहाँ से हिलने दे रहे इसलिए भाई मैं तो पेज नहीं देख बता सकता। एक टेबल था जिसके अंदर मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की लिस्ट बनी हुई थी, वो पेज ओपन करें, मुझे पेज नंबर हो गया, ओके चलो फिर मैं भी खुद भी जाता हूँ उधर ही। IS 21 पेज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी वाला, पेज ऑफ मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, कौन सा पेज है वॉल्यूम 1 का? वॉल्यूम 1 पेज 465। ठीक है जी, ये जनाब आ जाएं जी इधर। ले जी, मॉनिटरी आइटम्स, डेटर क्रेडिटर एक्रूअल्स, क्या होता था जी? मनी इज रिसीवेबल और पेएबल, लोन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, पेएबल, कैश डिविडेंड रिसीवेबल, पेएबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स मॉनिटरी है। क्यों नहीं? क्योंकि इस ये इन्वेस्टमेंट जो की है फ्यूचर में पैसे वापस आएंगे,
ये हमने लोन दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डेट्स, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इधर क्यों पड़ा नॉन मॉनिटरी में? क्योंकि जो हमने शेयर्स किसी के खरीद लिए हैं ना जी, वो अब उस कंपनी के मरने पर ही वापस मिलते हैं पैसे। हाँ, वो हम शेयर आगे ट्रेड करते हैं, ट्रेड तो ये भी कर रहे होते हैं, वो फेयर वैल्यू शेयर वैल्यू वो ट्रेडिंग के लिए होता है भाई। जो कंपनी को पैसे दिए वो नहीं वापस आने, लेकिन जो डिवेंचर हमने इशू किया है, किसी ने इशू किया, हमने वो खरीद कर उसको पैसे दिए हैं, तो 5 साल 10 साल बाद जाके उसको डिवेंचर देकर उससे अपने पैसे वापस लेंगे, यही तो डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मॉनिटरी आइटम है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नॉन मॉनिटरी आइटम है। अब पढ़ लिया, उस वक्त नहीं पढ़ा हुआ था IFRS 9, ठीक है। लीज रिसीवेबल, लीज लायबिलिटी, एडवांस टू बी रिसीव्ड इन कैश, करंट टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स, ये भी उसी एडजस्टमेंट को ही कर रहा होता है ना, सही कर रहा होता है, ठीक है। रिफंड लायबिलिटी IFRS 15 में, रिफंड लायबिलिटी देखो पेबल इन कैश है, तो अगर ना भी हो तो आपका अगर मिसाल के तौर पे रिसीवेबल कम हो गया तो अल्टीमेटली वो भी तो कैश, देखो एक क्या है आपका कैश गया, दूसरा क्या है आपने जो कैश लेना था वो कम कर लिया, बात तो एक ही है, ठीक है। रिफंड लायबिलिटी, प्रोविजंस टू बी पेड इन कैश, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये वैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट तो I-37 में नहीं आता, ये बहरहाल प्रोविडेंट फंड वगैरह बहरहाल प्रोविजन होती हैं, ये भी क्या है पेबल इन कैश ही होती हैं, ठीक है। तो मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स, PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटेंजिबल, आज इन्वेस्टमेंट शेयर्स भी आ गया, बाकी ये सारे आपको पता थे, ठीक है। प्रोविजन नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश, ये कौन सी प्रोविजन होती थी जो सेटल नहीं होती थी कैश के अंदर, कोई जहन में है? प्रोविजन के अंदर चेंज भी तो आ जाता था, ठीक है, प्रोविजन के अंदर चेंज आ जाता था। प्रोविजन नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश, कोई जहन में आती है? डी कमीशनिंग के कैश तो बहरहाल पे करना पड़ता है। देखें जी, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि प्रोविजन रिवर्स हो जाती थी, तो वो सेटल कैश में नहीं हुई, वो वैसे ही खत्म हो गई, तो वो नॉन मॉनिटरी होगी, ठीक है, जो कि होनी ही रिवर्स है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो तो कभी भी कैश में नहीं जो है वो हमारी जो है वो पे होनी होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मिसाल दे रहा हूँ, I-37 में तो नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, जो प्रोविजन कैश में सेटल नहीं होनी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें जो असल बात थी ना वो ये थी, जो पढ़ाने आया था बात और तरफ निकल गई। डेटर IS-21 क्या कहता है? IS-21 क्या कहता है? मॉनिटरी है। इसी को IFRS 9 क्या कहता है कि ये फाइनेंशियल एसेट। ये बात समझ आई? और सही है, फाइनेंशियल एसेट IFRS 9 जिसे कहता है, IS-21 उसी को क्या कह रहा है? मॉनिटरी एसेट। को मसला इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, अभी अभी हमने ये देखा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, IS-21 इसको क्या कह रहा है? मॉनिटरी। ऐसे ही किसी MCQ में ना फंसे बैठे हो। और इसी को IFRS 9 क्या कहता है? फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है ना, समझ में आती है बात? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, IS-21 इसको क्या कहता है? नॉन मॉनिटरी है। ये क्या है? नॉन मॉनिटरी। अभी पढ़ा के आ रहा हूं, वैसे बताया भी है। और इसी को IFRS 9 क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को फाइनेंशियल एसेट। तो अभी कोई फाइनेंशियल एसेट नॉन मॉनिटरी आ रहा है, कोई मॉनिटरी भी बन जाता है, तो ये दोनों को अलग अलग ही देखकर चल रहे होते हैं हम ना, ऐसे ही है ना। उसके बाद आपने शेयर्स इशू कर दिए, शेयर कैपिटल यानी शेयर्स इशूड, आपने शेयर्स इशू किए हैं, आपने शेयर्स इशू किए हैं, तो IS-21 इसको क्या कहता है? नॉन मॉनिटरी है, बिल्कुल। इक्विटी जो है ये तो इक्विटी है, नॉन मॉनिटरी। और IFRS
9 इसको क्या कहता है? इक्विटी, इक्विटी IFRS 9 कहता है। डन जी। ये जी हमने क्या किया है, IAS 21 में पेज ऑफ मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी पे गए हैं और उसके बाद हमने वहाँ पे जाके एक टेबल भी बना दिया। हम तो सिर्फ जाना था इस पेज पे, लेकिन चलो एक टेबल भी साथ बन गई, ठीक है। ये कुछ हैं ऐसे ही 3-4 चीज़ें जो दोनों स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने देखी, 4 चीज़ें देखी। एक MCQ रह गया IAS 28 का, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो कर लें फटाफट। लिखा तो हुआ था मैंने, लेकिन मिस कैसे कर गया। चलो नोट में नहीं लिखा, तेज़ी में अभी ऊपर नीचे हो गई हैं 2-3 चीज़ें। चले मैंने जो इधर लिखा हुआ है ना, रात वाला और सुबह वाला, वो सही है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है, कोई चीज़ प्लस माइनस हो तो करते चले जाएंगे। अभी इस IAS 21 को ख़त्म करते हैं। ज़रा लिख लो MCQ कौन सा करना है, लिख लो। मैंने आपको MCQ 20 करवाना है IAS 28 का, पेज 309 पे है, रह गया हुआ है, लिख लो ज़रा खुद, वरना कर तो लोगे ना, अगर मैं भूल भी गया तो। MCQ 20 है, पेज 309 पे IAS 28 का। अच्छा जी, अब आइए ज़रा हैंडआउट के ऊपर, हैंडआउट की बैक साइड पे, बल्कि नहीं, ये एग्जांपल तो इधर ही है। एग्जांपल ऑन दिस पेज एंड, इस पेज के एंड पर ये एक एग्जांपल लिखी हुई है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा रहा हुआ है, ठीक है। FOBCIF नाम सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो वो IFRS 21, वो IAS 21 को आप कर लें, सही कर लें, कोई मसला नहीं। खैर है IFRS तो क्या होगा, तो काम दी चीज़ अंदर तो है ना अपनी, मतलब दी नया IFRS आ गया। नहीं जी, ये वही पुराना है IAS 21। अच्छा जी, गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सोल्यूशन मौजूद है, बस फिलहाल मैं इसको छुपा रहा हूँ ताकि आप इसको देखने की बजाय सवाल को पढ़ें, सिर्फ यही स्क्रीन से पढ़ें। जी स्क्रीन से पढ़ें प्लीज़। स्क्रीन पे जितना आना है वो छुप जाए, बाकी खैर जी। गुड्स $50 की हमने खरीदी हैं ऑन क्रेडिट, वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से वो निकली हैं, समंदर के रास्ते कराची आ रही हैं। समंदर का रास्ता आता है जर्मनी से कराची? अच्छा नहीं, खान साहब को बताओगे जी। मैंने कौन सा खान साहब का नाम लिया? नूरुल्लाह की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, नूरुल्लाह खान की। अच्छा जी। गुड्स ऑफ $50 bought on credit were dispatched on 4th March from Germany and received on Karachi on 7th March। 3 दिन में पहुंच गया। 4th मार्च पे जब डिस्पैच हुआ, एक्सचेंज रेट था 270, और जब पहुंचा है तो 280 पे रेट पहुंच चुका है। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 21 अज्यूमिंग फ्री ऑन बोर्ड बेसिस। CIF भी इसको कहते हैं, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। देखें, पहली बेस ये कहती है कि जिस वक्त जर्मनी की बंदरगाह से, बंदर 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 बंदरिया, आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बंदरगाह, बंदरगाह जर्मनी की बंदरगाह से जिस वक्त चीज़ें, बहरी हवाई जहाज कहने लगा था, बहरी जहाज के ऊपर लोड हो गई, उस वक्त से वो आपकी हैं, फ्री ऑन बोर्ड। या इसको यूं भी कहा जाता है कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब
किराया भी ਤੁਹਾਡਾ, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ वो अब आपके ज़िम्मे है। कैरिंग इंश्योरेंस फ्रेट आपके ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे है। इंश्योरेंस भी रास्ते में आप कराओ, किराया भी आप भरो, या फ्री ऑन बोर्ड है, बस हमारी तरफ से ये ऑन बोर्ड हो गई, अब हमारी तरफ से फ्री है, हमने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड के अंदर क्या होता है जी, बल्कि यूं कर लें गुड्स, अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कहा जी, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है कि आपको ओनरशिप यानी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा ऑन 4 मार्च, जबकि जो दूसरा मेथड है डिलीवरी एट टर्मिनल या डीडीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसमें आपकी जिम्मेदारी अपने पोर्ट से शुरू होती है जब कराची पर वो लैंड करेंगी। जाहिर सी बात है सेलर ये वाली चीज़ ज़रा महंगी बेचेगा, रास्ते में किराया भी उसके ज़िम्मे है, घर पहुंचानी है उसने, जिम्मेदारी भी उसकी है, तो थोड़ी सा कीमत में फ़र्क होगा दोनों की। ये तो कह रहा ना, अज्यूम करेंगे ये बेचें ये बेचें, तो हम तो अकाउंटिंग सीखनी है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका रेट सेम नहीं होगा दोनों बेसिस का। अगर आपका फ्री ऑन बोर्ड है तो आप अपने रिस्क पे मंगवाते हैं चीज़ों को, और अगर वो डीएटी बेसिस हैं तो फिर वो आपके पास पहुंचेंगी उनकी जिम्मेदारी पर, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, थोड़ा सा महंगा तो वो देंगे ना फिर आपको इस चीज़ को। ये तो नहीं हो सकता कि आप घर पर भी वो चीज़ें मंगवाएं और कीमत भी बराबर हो। क्या ख्याल है, रास्ते के सारे मसले मसाइल उनके ज़िम्मे हैं, रिस्क उनके ज़िम्मे हैं, आपको रास्ते में कुछ हो जाए तो उन्होंने दोबारा चीज़ें भेजनी है, ठीक है ना। अच्छा तो पहला केस जी, फ्री ऑन बोर्ड, अगर फ्री ऑन बोर्ड है तो आपको कंट्रोल ट्रांसफर कब हो गया जी, 4 मार्च को, वो बोलो। तो 4 मार्च पर आपने 4 मार्च 2023 पर आपने एंट्री पास करनी है, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन जैसे ही आपने ये एंट्री लिखनी है, साथ ही किसी ने बोलना है सर इन्वेंट्री तो मतलब हमारे पास पड़ी होती, तो कोई बात नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट भी तो हो सकती हैं, GIT, JIT नहीं है ये जो बनती है हर रोज, GIT, ठीक है। हाँ जी, कितने डॉलर्स की चीज़ थी और इस दिन रेट कितना था, तो टोटल क्या बन गया, 13,500। समझ आती है बात की, किसका बेटा, क्या मतलब, गुड्स इन ट्रांजिट का डॉक्यूमेंट क्या होता है बेटा, उसका तो पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, हमने यहाँ से LC ओपन करवाई होती है, वहाँ पर उसको वो रिकॉर्ड देते हैं, फिर वहाँ से वो एक इनवॉइस बनाएगा जब अपने पास से चीज़ें उठाएगा, फिर जब वो वहाँ से पोर्ट पर लोड करेगा तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, उस जहाज़ का जो किराया नामा होता है उसके ऊपर जो लिखा होता है डिटेल आपकी क्या चीज़ है क्या चीज़, ये सारी चीज़ें और डिटेल्स जो होती हैं वो एक फ़ाइल में बनाकर वो आपके बैंक में भेज दी जाती हैं। आपको पोर्ट से वो चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप बैंक से वो कागज़ लेके जाएंगे, और बैंक आपको वो कागज़ तब देगा जब आप उस चीज़ के पैसे देंगे, यही तो LC होती है। फिर वो चीज़ें आप लेकर जाएंगे और वहाँ पे जाके, लेकिन ये तो पता होता ही है बाईजन चीज़ें भेज दें, वो कहते हैं हाँ जी भिजवा दी हैं, ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन ही हो रही होती है, और क्या, चीज़ें डिस्पैच हो गई, बिल ऑफ लेडिंग आ गया, बैंक वालों ने बता दिया जी आपकी चीज़ें निकल चुकी हैं, 3 दिन में पहुँच जाएंगी। उनको कैसे पता लगा, उनको वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आ गया जो सारा कुछ, सब कुछ पहुंच गया उनके पास जी, ये इस दिन किराया के ऊपर उस रसीद के ऊपर लिखा हुआ है जी, इस दिन बहरी जहाज़ के अंदर ये सवार होकर निकल चुकी हैं और ये इस दिन यहाँ से रुखसत हुआ है, ये नंबर है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। फिर इस हमारे पोर्ट पे लैंड करती है तो फिर यहाँ पर एक फॉर्म ही बनेगा, वो यहाँ वाले कस्टम वाले बनाएंगे, फिर उसकी चीज़ों की डिटेल होगी। तो अगर इम्पोर्टेड चीज़ हो तो उसकी इतनी मोटी फाइल होती है, आप ऑडिट में जाकर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। बहरहाल कम्युनिकेशन तो होती है, हम कौन सा जो है वो ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे कोई बात नहीं होती, वो चीज़ें भेजेंगे तो वहाँ से फ़ोन कर देंगे, कबूतर भेज देंगे कि चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसी वक्त पता लग जाएगा कि चीज़ें निकल आई हैं। हमारा कोई कमीशन, हमारा कोई एजेंट भी वहाँ पे हो सकता है, हमने कोई बंदा वहाँ भेजा होगा जो चीज़ें खरीद कर भेज रहा होगा, तो वो कहेगा जी लोड हो गई ना चीज़ा जी, आ रही है साहब जी, आ रही हैं चीज़ें, टेंशन ना लो, बस दुआ करो को वेल वूल ना आ जाए रस्ते से, को तूफान ना आ जाए, दोवां च लग जाओ, हैं जी। और जनाब जब 7 मार्च को चीज़ें लैंड करेंगी तो 7 मार्च को, अच्छा वो कहता है वर रिसीव्ड ऑन, लिखा नहीं हुआ कि पैसे कब दिए,
चलो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ ये एंट्री सिखा दूँ कि आपने फिर क्या करना है जी, इन्वेंट्री को डेबिट कर देना है 13,500 से और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को क्रेडिट कर देना है। इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट जिसको कहा हुआ था वो क्रेडिट होकर कहानी ख़त्म हो। यहाँ तक को मसला है तो बताओ। ये सिर्फ हमें उसने कहा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, सिर्फ मैं किस दिन की कर रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन वो चीज़ें, जिस दिन वो कह रहा है कि जी 4 मार्च को डिस्पैच हुई हैं, या जिस दिन ये दूसरे केस के अंदर वो हमें यहाँ रिसीव हो रही हैं, ठीक है। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र कब हो रहा है, हमें फ़ॉरेन पोर्ट पर ही कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया था, तो हमने कहा जी हमारी ही चीज़ें हैं, जिस दिन आ गई तो वापस आ गया। अगली बात, दूसरे केस के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा हमें ऑन 7 मार्च, यानी कि लोकल पोर्ट पर जब चीज़ें पहुंचेंगी तब वो हमारी बनेंगी। तो बी पार्ट जो है, पार्ट बी जो है, उसमें 4 मार्च पर क्या जर्नल एंट्री करेंगे आप? कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ऑर्डर की तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है, तो नो जर्नल एंट्री, ठीक है जी। और उसके बाद जब आएगा 7 मार्च, तो 7 मार्च 2023 को ये एंट्री कर लेंगे इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट $50 थे और रुपीस इस दिन कितने का है, 280 का जी, 14,000। अब बाकी अकाउंटिंग वैसे ही होनी है, अगर ये एंड के ऊपर क्रेडिटर पड़ा है तो उसको रीट्रांसलेट कर लेना, इन्वेंट्री को ना छेड़ना, चाहे वो इन ट्रांजिट है चाहे वो पड़ी हुई है, और अगर यहाँ पर है तो इसकी कहानी अलग है, ठीक है जी, सही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी रहता था हमारा। IS 21 इज़ ओवर। काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, कल 2 घंटे में ना पूरा हुआ तो क्या करेंगे। IS 15 की ज़रा एग्जाम्पल्स सेकंड पेज के ऊपर पढ़ी हैं, वो देखें। मैं तो कहता हूँ 7 बजे ही ठीक है। अच्छा चलो 7:30, ठीक है। हाँ अभी बस यहाँ से निकल के मैं FR 1 में जा रहा हूँ, पता नहीं फिर कब छुट्टी, कोई पता नहीं। वैसे दिल है कि असर तक छोड़ दूँ ताकि घर जाके तैयारी कर सकूँ, लेकिन कल भी मगरिब हो गई थी। है राधा उस तो बाद आंदा जानदी करो, कल आ जाना आराम नाल, क्यों मरना ले हुए हो, घर जाना है ना, सवेरे सवेरे आप लोगों को फ्री कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। सबसे पहले आप लोग, सबसे बड़े सबसे पहले फ्री होंगे, फिर FAR 1 वाले, वो सबसे छोटे थे, फिर CMA वाले दरमियान वाले। जी बेटा क्या करूँ, अगर तो ऐसा है कुछ ऐसा प्लान कर लेते हैं, फिर दोनों को ही लम्हा कर लेते हैं, कल थोड़ा सा CMA को भी बुला लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ तो R1 उसके बाद होगा, उसके बाद फिर मंडे को भी CMA और R1 दोनों आ जाएंगे, ट्यूसडे को जिसको ज़रूरत हुई वो आएगा बस। आप तो कल चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एग्जाम्पल हैं सेकंड पेज पे इन नोट्स के, ज़रा देखिए क्या एग्जाम्पल्स हैं जी बेटा। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर ऑन यकम जनवरी X8 टू सेल प्रोडक्ट A for 100 per unit. If customer purchases more than 1,000 units of product A in a calendar year, contract specifies that price per unit is retrospectively reduced to 90. For the first quarter of 31 March, entity sells 75 units of product A to customer. The entity estimates that customer purchase will not exceed 1000 units. Threshold required for volume discount in the calendar year. उसकी एक्सपेक्टेशन क्या, काम दी चीज़ा मैं तो सारा कुछ ही करी जा रहा है पढ़ते जी। यकम जनवरी को प्रोडक्ट A 100 रुपये की, ठीक है जी, और अगर मोर देन 1000 यूनिट्स खरीदेगा इन अ कैलेंडर ईयर तो प्राइस रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगी 90 पर यूनिट, ठीक है जी। फर्स्ट क्वार्टर में 75 यूनिट सेल कर चुके हैं और एस्टीमेट क्या है, ये कस्टमर की सेल ऊपर नहीं जाएगी, परचेज, ठीक है जी। मई, यहाँ से चेंज होना है, मई X8 में कस्टमर परचेजेज एन एडिशनल 500, ऊपर कितने हो चुके थे, 75 यूनिट सेल हो चुके थे ना, और बोलो ये, और एडिशनल 500 575 पे पहुँच गया,
ठीक है जी। इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स एंटिटी एस्टिमेट्स दैट, न्यू फैक्ट क्या है जी, एक कस्टमर्स परचेज विल एक्सीड, जो 500 पे आ गया है ना, तो अब आ रहा है वो, आया क्या आया, आया क्या आया, आया क्या आया, यही हो ना, यही हो गया ना एस्टिमेट चेंज। अब ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑन, ये अब अलग बात है, ऑल ट्रांजैक्शन आर ऑन कैश बेसिस एंड रिफंड और एडजस्टमेंट शैल बी मेड ओनली व्हेन कस्टमर परचेज एक्सीड, ये ऐसे उन्होंने लिख दिया आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो सवाल आप लोगों के पास मौजूद है, हाजा मौजूद, जी क्लास शुरू हो रही है आपकी, ओहो ये तो कोई बात ना हुई, होमवर्क होमवर्क तो करके आना था ना। जी जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है बच्चों, इसके अंदर उनको था कि इन्होंने कोई नहीं आना, भाईजान ने 1000 से ऊपर चीज़ें नहीं खरीदनी, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस हैं, मतलब पैसे भी साथ के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कितनी चीज़ें बेच चुका था जी, 75, तो कैश 75 यूनिट्स का, हर यूनिट का कितना कैश है जी, नहीं बेटा नहीं, पहले तो उसका यही तो मसला है ना कि उसका एस्टीमेट क्या था कि वो नहीं बढ़ेगा इससे ऊपर, तो पहली 75 सेल्स तो रिकॉर्ड ही किस पे होनी है, तो ₹100 पे 75 यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड हुई। कैश डेबिट कितने से, 7500 से, और बस ये तो कैश वाला काम ही है, गुड्स ये तो चली गई थी, तो रेवेन्यू क्रेडिट इस पे भी आप लिखोगे 75 × 100, ठीक है, समझ आती है बात। अच्छा उसके बाद क्या हुआ आगे जी, मामला गड़बड़ हुआ, और वो कहता है इन मई 8, यानी अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर था ना, तो इन मई 8 कस्टमर ने एडिशनल 500 इकट्ठे खरीद लिए, और अब हमें शक पड़ गया है कि अब तो ये ऊपर भी जाएगा, तो अप्रैल से जून क्वार्टर जो है, इसी की बात ही हो रही है ना, अगर क्वार्टरली बात कर लें तो बोलो, क्योंकि उससे आगे कहानी खत्म हो गई है। अप्रैल से जून कह लें या अप्रैल से दिसंबर भी कह लें, फिलहाल तो यही है, ठीक है। हाँ। जी तो कैश आया कितने यूनिट्स का, 500 यूनिट्स का, और भाई रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे 1000 से ऊपर जाएगा तो, फिलहाल कैश या डेटर सवाल वाला, रेवेन्यू हमारे वाला, ठीक है। तो ये तो ₹100 से ही आएगा, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू जो हमने रिकॉर्ड करना है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, हमने यूं कर लेना है जी, हमने कहना है जी कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, और नहीं, सिंपल, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं किसके ऊपर, 90 के ऊपर, हाँ ये तो टेंशन ही कोई नहीं है, अगली वाली तो है ही नहीं वैसे ही, ठीक है, सिंपल। अब आगे वाली कौन से पे चलेंगी, 90 पर, आगे वाली कौन से पे चलेंगी, 90 पर, ठीक है, लेकिन उसको बिल हमने 100 का ही भेजा हुआ है, तो 500 यूनिट्स इंटू ₹90, सिंपल है जी, कितना आता है 50,000, लेकिन ये तो 45,000 आ रहा है। अब बाकी फिर क्या मुसीबत होगी, रिफंड लाइबिलिटी है, लेकिन हम उसको कहते वही हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ताकि हमारी ज़िंदगी ज़रा सुकून में रहे, कितनी तरह की लाइबिलिटीज़ याद करें हम, तो सुकून से हमने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी एक नाम रखा हुआ है, ठीक है जी बच्चों, समझ आती है बात। तो ये जनाब कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बैलेंसिंग फेंक दो, बैलेंसिंग भी फेंक सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, 500 का 10 रुपये अब हमने रिफंड देना है, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बैलेंसिंग भी कर सकते हो या, ठीक है जी। लो भाई उसके बाद अब आगे कहता है जकम जनवरी से 30 जून x8 तक की एंट्रीज करो, ठीक है, तो कर तो दी हैं, और कुछ हो सकता है जी, मेरे ख्याल में तो सवाल ही हो गया,
एक और काम भी कर सकते थे हम, $500 ठीक है, बस ओके हो गया, डन। नोट करें इसको। जी क्वेश्चन नंबर 2 देख लें ज़रा क्विकली। क्वेश्चन 2 में कहते हैं एंटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121। अच्छा ये इसका आंसर 7 है, ये आपका होमवर्क है, इसकी परेशानी ना लें, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। लेकिन जाहिर है मैं कल आपसे पूछूंगा और समझाऊंगा, कोई मसला होगा तो। ये असल में FR1 में आया था ये सवाल कभी, लेकिन किताब में नहीं है, तो ये यहाँ पे डाल दिया है ताकि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, तो ये देख लें आप। अच्छा जी क्वेश्चन 2, एन एंटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121 रुपये ऑन 3 अक्टूबर X7 दैट इज पेएबल 24 मंथ्स आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 30 डेज। अक्टूबर 20X7 के अंदर चीज़ों को वो बेच रहे हैं, ठीक है जी, अक्टूबर यहाँ कहीं होगा, आप भी लिख लें भाई। तो यहाँ पर इन्होंने 20X7 के अक्टूबर में कहीं सेल किया प्रोडक्ट कस्टमर को, जो कि दैट इज पेएबल 24 मंथ्स आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 डेज। ओए होए कमाल है। अब पहली बात, रिटर्न पीरियड कितना है, 90 डेज। तो अगर आपने 3 अक्टूबर को किया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्रॉबेबली ये इसी साल के अंदर रिटर्न है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद 24 महीने का मतलब क्या होता है, 24 महीने का मतलब क्या होता है, तो ये तो वही कहानी हो गई कि डिलीवरी आज हो रही है और कैश 2 साल बाद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको वापस खींच के लाओगे, कंट्रोल इस दिन ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो रेवेन्यू यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको, ये कंट्रोल डिलीवरी के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब क्या करना है आपने, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसकी, ठीक है। अब टाइम ख़त्म हो गया क्लास का, इसको भी आपने होमवर्क में करना है, लेकिन मैंने इसको बेस बना दी इसकी, ठीक है। सेल आपने रिकॉर्ड करनी है। अब वो कहता है एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121 का मतलब क्या है कि ये 121 का कैश है यहाँ पर, ये 121 का कैश यहाँ पे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू बनेगी, ठीक है। और फिर उसके ऊपर क्योंकि ये आज डिलीवर करके फ्यूचर में पैसे ले रहे हैं, डेटर है, तो इसने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, ठीक है। करिएगा सिर्फ 31 दिसंबर X8 तक की, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इस साल की आपने एंट्रीज करके दिखानी है। यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ पर क्या एंट्री होगी पहले तो ये बताएं, किया हुआ है आपने काम, यहाँ पर क्या होगा यार, कर ही लेते हैं, इतनी देर लगनी नहीं है, ऐसी मुझे तसल्ली नहीं होगी, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले 3 अक्टूबर को आपने चीज़ें डिलीवर की हैं जिनको 3 महीने में वापस कर सकता है, तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट, इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट, ठीक है, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट और इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट, ठीक है जी। कितनी है, क्वेश्चन ये है, तो वो कहता है, आगे पढ़ते हैं, देयरफॉर एंटिटी कंक्लूड्स दैट, आगे द प्रोडक्ट इज न्यू एंड एंटिटी हैज़ नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न एंड अदर अवेलेबल मार्केट। ये सारा पढ़ाना था, मैंने तो पढ़ा हुआ था, आपको भी नहीं पढ़ाया। देयरफॉर एंटिटी कंक्लूड्स दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड विल ट्रांसफर टू कस्टमर ऑन एक्सपायरी ऑफ रिटर्न पीरियड, इसीलिए तो मैंने कहा कि इस दिन आप सेल बुक नहीं कर सकते। द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ 100, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई, उसने निकाल कर दी हुई है। खैर हम फिर भी चेक कर लेंगे,
आगे कहता है एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज रुपीज़ 80 की एक कॉस्ट करती है। द एंट्री हैज़ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10%। अब अगर मैं वर्किंग की बात करूं, वो जो डेट डिस्क्रिप्शन वाली थी याद है, हालांकि उसने कैश सेलिंग प्राइस दे दी है, मतलब सेल को 100 पे बुक करना चाहिए, ऐसे ही है ना, प्रेजेंट वैल्यू है इसकी। लेकिन ज़रा चेक कर लेते हैं, यकम जनवरी X8 पर सेल बुक होगी, और सेल जो बुक होनी है वो प्रेजेंट वैल्यू पर होनी है, और प्रेजेंट वैल्यू 121 की निकलती है, 10% लिखा हुआ है, -2 बताओ 100 ही होगा, चेक कर लो 100 ही है, यही कैश सेलिंग प्राइस है जो 121 बाद में आना। ठीक है, अब 31 दिसंबर X8 आएगा तो इंटरेस्ट इनकम 100 इंटू 10%, 10 की आएगी, और बस आगे क्या करना मैंने, अब पहली एंट्री आपने की 3 अक्टूबर को 80 रुपये से, ये कॉस्ट इन्वेंट्री की ये। उसके बाद आपने यकम जनवरी या 3 जनवरी जो भी लिख लें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यकम जनवरी लिख लें या 3 जनवरी लिख लें, आप कहें जी वो ऊपर से वो दिन गिने तो पूरे हो जाते हैं यकम जनवरी पे, 31 वाले भी 2 महीने हैं ना, तो 90 दिन लिखा हुआ था, लेकिन कोई नहीं, इससे कोई मसला नहीं होना, इससे आपको पास फेल नहीं करेगा, इससे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। हाँ, बस 3 महीने आपके हिसाब से जो बनते हैं आपने लिख दिए, ठीक है, आप हर महीना 30 का एग्जूम करके चल रहे हैं, ठीक है। बस तो इस दिन एंट्री क्या होगी, कुछ याद हो तो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने की, 100 रुपये की, ये यकम जनवरी की प्रेजेंट वैल्यू है, ऐसे ही है, सर ने आना है, मैंने तो लगातार उधर ही करना है 12:15 से। आप लोगों की क्लास कब तक है, तो ऊपर आ जाएंगे आप लोग, कितने बच्चे हैं, पॉज करिएगा। अच्छा जी, तो ये प्रेजेंट वैल्यू मैंने यकम जनवरी की निकाली थी, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो 100 रुपये से सेल बुक किया आपने, और साथ ही आपने दूसरी एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट कर दें, बस अलग क्या करना, लो ठीक है जी। और उसके बाद 31 दिसंबर X8 पर आपने एंट्री कर लेनी है डेटर डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इनकम है, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लें, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स तो हमने उड़ा दी, एक आपने कर लेनी है, पिक्चर लेनी होगी आपने, अभी रुक जाए, अभी मैंने छुट्टी नहीं दी। कुछ चीज़ें अब आपने ये जो हैंडआउट के अंदर लिख दी हैं, ये करके आनी है। डिस्काउंट रेट वाला पेज एंड पे आपको मिलेगा, पेज के ये जो चैप्टर है इसके एंड पर IFRS 16 वाला, IFRS 16 पे अगर मूव करें ना, वो जो हर जगह पे टेबल बने हुए हैं एंड पे, उस तरह का टेबल एंड पे दिखाया भी था आपको। ये इधर से डिस्काउंट वाले को ओपन करना है, इसको आपने रिवाइज़ करना है, कल आते साथ मैं इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करवाऊँगा, रिवाइज़ आपने करके आना है। उसके बाद पेज 182 पर लासानी वाला सवाल है, ये आपने ट्राई करके आना है, मैं क्विकली इसको करवाऊंगा आते साथ, इसलिए आपका किया हुआ एक बार होना ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद पास्ट पेपर क्वेश्चन 12, ये वो था डेटॉल वाला, इसका पार्ट B छोड़ा हुआ था हमने, वो छोड़ा हुआ ही था, तो उसके अंदर बताना है कि अब उसमें क्यों ऑपरेटिंग लीज नहीं है, क्यों फाइनेंस लीज है, ऐसे बेवकूफ़ी का पॉइंट, बेवकूफ़ी का ही था, ठीक है। उसके बाद पेज 35 के ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने रीड करने हैं, 3 डेफिनेशन हैं बेसिकली, ठीक है। और एग्जाम्पल 1 और 2 पेज 36 के ऊपर करनी है, ये मैं खुद बनवाऊंगा आपको, आपने खुद का मतलब ये समझिए कि आपने खुद करना है, ठीक है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। ये ज़रा आपने ट्राई करना है, ये क्या है, एक प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग की ही एडजस्टमेंट है, जिसको मैं ज़ाहिर है आगे करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने पहले किया होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। MCQs भी आपको जो कुछ मैंने 4-5 प्लान किए थे अभी इस क्लास के लिए, वो मैं आपको खुद इंशाल्लाह करवा दूंगा, 4-5 MCQs कुछ देखे थे, ठीक है। तो आपकी क्लास में आज क्लोज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आज मेरी FR1 की क्लास है,
कल इंशाल्लाह 7:30 बजे आपकी क्लास शुरू करेंगे। 7 बजे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल चले डिसाइड कर लेते हैं। आप लोगों को तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल अब लेक्चर 115 में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।